हमारे बिना ही हलवा खाओगे क्या तुम दोनों? ये आवाज सुनैना की थी और उसके साथ महेंद्र भी खड़े थे। वो दोनों चलकर किचन में गए और मायरा के सामने जाकर खड़े हो गए। मायरा ने एक एक बाउल में उन दोनों को भी हलवा टेस्ट करने के लिए दिया। हलवा खाकर वो दोनों भी मायरा की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। वाह बेटा, बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया है तुमने, महेंद्र ने हलवा खाते हुए कहा। और सुनैना ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ देर तक वो चारों ऐसे ही बातें करते रहे और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। महेंद्र और सुनैना दोनों ही अपने कमरे में चले आए थे और सुनैना चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो महेंद्र ने उसे देखते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन एक बेटे की कमी थी। अब राहुल को देखकर ऐसा लगता है कि मेरी वो कमी भी पूरी हो गई है। आज देखा तुमने, राहुल ने जानबूझकर हमें डिनर के लिए बाहर भेज दिया ताकि वो मायरा के लिए घर पर अच्छा खाना बना सके। इस बात पर सुनैना ने भी महेंद्र की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे लगता है अगर मायरा की शादी उससे हो जाती है तो वो एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड साबित होगा। महेंद्र को भी सुनैना की बात सही लग रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए अपने मन की बात सामने रखी। मायरा को एक बहुत ही केयरिंग हस्बैंड मिलना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही हमने उसे उस प्यार से वंचित रखा जो उसे मिलना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि जो प्यार हम उसे नहीं दे पाए वो उसे उसके हस्बैंड से मिले। महेंद्र की बातें सुनकर सुनैना की आंखें भर आई। दूसरी तरफ मायरा भी अपने कमरे में सोने के लिए आ चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कार्तिक का ख्याल घूम रहा था। ये कार्तिक मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा? कितने दिन हो गए मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। एक मिनट, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? ये सब सोचकर मायरा बहुत परेशान हो गई थी और तभी उसे कमल के दिए हुए लेटर की याद आई। उसने वो लेटर अपने बैग से निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। फिर मायरा मिरर के सामने खड़े होकर कार्तिक को याद करने लगी। कार्तिक प्लीज आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कार्तिक प्लीज एक बार आ जाओ। मायरा के इतना बुलाने के बाद भी कार्तिक नहीं आया तो वो निराश हो गई और कुछ देर इंतजार करने के बाद सोने चली गई। जब मायरा गहरी नींद में थी तभी कार्तिक उसके कमरे में आया और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उसने वहां रखा हुआ लेटर उठा लिया। फिर वो मायरा के कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुम परेशान मत होना मायरा, मैं ये लेटर अलका आंटी तक जरूर पहुंचा दूंगा। इतना कहने के बाद कार्तिक वहां से जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन कुछ कदम आगे चलते ही उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर सोई हुई मायरा को देखा। वो फिर से एक बार चलकर बेड की तरफ गया और एकटक मायरा को देखने लगा। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, तुम्हारी सूरत को आंखों में भर लूं जरा, जाने कब दूसरी मुलाकात होगी। इतना कहने के बाद कार्तिक पलटकर वहां से चला गया। जैसे ही कार्तिक अपनी दुनिया में वापस आया तो उसे सौम्या नजर आई, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने नाराजगी जताते हुए कार्तिक से पूछा, अभी तुम 24 घंटे बेहोश पड़े हुए थे और जैसे ही तुम्हें होश आया तुम वापस इंसानों की दुनिया में चले गए। क्यों कार्तिक, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मिस्टर गोमेस ने तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाने से मना किया था? सौम्या के सवाल का कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी खामोशी ने सौम्या का गुस्सा और बढ़ा दिया। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कार्तिक से दोबारा सवाल किया, वो तुम्हें एक बार आवाज क्या लगा देती है, तुम पागलों की तरह धरती पर चले जाते हो। क्या तुम्हें अपनी जरा सी भी फिक्र नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि बार बार इंसानों की दुनिया में जाने से तुम्हारी सेहत के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है? इस पर कार्तिक ने तुरंत ही जवाब दिया, तो क्या तुम यहाँ पर इस बात का हिसाब रखने के लिए बैठी हो कि मैं कितनी बार इंसानों की दुनिया में जा रहा हूँ? इंसानों की दुनिया में जाने से तबीयत मेरी खराब हो रही है, तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? कार्तिक के इस जवाब ने सौम्या को हैरान कर दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कार्तिक की इतनी फिक्र कर रही है, उसका उसे ये सिला मिलेगा। उसने उदास होकर कार्तिक से कहा, मुझे तुम्हारी परवाह है, बस इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी गलत करने नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लो।
कार्तिक ने तुरंत ही पलटकर सौम्या से कह दिया, तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये बर्बादी की राह है तो वही सही। अब धीरे धीरे सौम्या इरिटेट होने लगी थी। उसने थक हार कर आखिर में कार्तिक से कहा, मैं तो तुम्हें बार बार समझा कर थक गई हूँ, और एक तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते। कार्तिक, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि अगर तुम यूं ही बार बार इंसानों की दुनिया में जाते रहे तो तुम बीच मझधार में फंसकर रह जाओगे। फिर ना ही तुम इंसानों की दुनिया में जा पाओगे और ना ही तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। इतना सुनने के बाद अब कार्तिक चुप नहीं रह पाया और उसने सौम्या से सवाल किया, एक बात बताओ सौम्या, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? कार्तिक का ये सवाल सौम्या को बहुत ही बेतुका लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, ये कैसा सवाल हुआ? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र है। सौम्या का जवाब सुनकर कार्तिक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें यह भी लगता है कि हमारा प्यार हर मायने में सही है और मुकम्मल भी होगा, क्योंकि हम दोनों एक ही दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। और जहाँ तक मेरे प्यार की बात है, मेरा प्यार तुम्हारी नज़र में इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक इंसान से प्यार करता हूँ जो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। देखो सौम्या, अब मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं ये मान लूँ कि मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिल सकता, या फिर मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का कोई रास्ता निकालूं। और मैंने कभी हार ना मानने की ठान ली है। मैं अपने प्यार को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। सौम्या को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक ऐसा कुछ कहेगा। हैरानी की वजह से उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसके शब्द जैसे उसके मुंह में ही जम गए थे। अचानक ही उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा और सौम्या ने तेज आवाज में कहा, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम क्या कह रहे हो? तुम उस लड़की के प्यार में पागल हो गए हो कार्तिक, और तुम्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। यू नो वॉट, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, लेकिन रुको, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम तो मर चुके हो। इसीलिए समझा रही हूँ मैं तुम्हें। तुम में और उस लड़की में एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क एक खाई की तरह है जो बार बार तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। पर तुम्हें तो उस खाई में कूदने का शौक है ना? तो फिर जाओ और शौक से वो करो जो तुम्हें करना है। मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। अपने मन की भड़ास निकालकर सौम्या वहां से चली गई और कार्तिक अकेला खड़ा रह गया। सौम्या के जाने के बाद कार्तिक ने अपने आप से कहा, सौम्या, अगर तुम मुझे पागल समझती हो तो पागल ही सही, लेकिन मैं अपने प्यार को ऐसे हारने नहीं दूंगा। और एक बार तो क्या, मैं 100 बार भी मायरा के लिए अपने आप को मुसीबत में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और तुम देख लेना, मैं मायरा के साथ जीने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगा, और फिर वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उस पर चलकर मंजिल तक भी जरूर पहुंचूंगा। इतना कहते ही कार्तिक 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसके कदम डगमगाने लगे और उसने अपना सर कसकर पकड़ लिया। अलका जी के लिए लिखा गया लेटर अभी भी उसके हाथ में ही था। अपने सिर के दर्द को झेलते हुए कार्तिक किसी तरह अपने कमरे में पहुंचा और वहां जाकर अपने बेड पर लेट गया। दर्द की वजह से उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो आह भरते हुए धीमी आवाज में कह रहा था, मायरा, हम फिर जरूर मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ, लेकिन बस कुछ वक्त और। कार्तिक अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद जरूर थी, उसके जहन में कुछ ख्याल घूम रहे थे और उसकी जुबान पर सिर्फ मायरा का ही नाम था। कमरे में फैली खामोशी के बीच धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी, मायरा, मायरा, मैं मजबूर हूँ तुमसे मिलने। नहीं, मैं नहीं मिलने आ सकता, मायरा। कार्तिक मायरा की यादों में खोया हुआ था कि तभी वहां घोस्ट वर्ल्ड के मैनेजर सैम गोमेज आ गए। कार्तिक की हालत देखते ही
उन्हें सब कुछ समझ में आ गया और उसके दर्द की वजह भी। कुछ ही पलों में उनकी आंखों में गुस्सा उभर आया और उन्होंने तेज आवाज में कार्तिक को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम इंसानों की दुनिया में मत जाओ, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। कार्तिक, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि तुम अपने होश खो रहे हो और इस तरह तुम हमेशा के लिए स्टैंड बाय पोजीशन पर ही रह जाओगे। कार्तिक को ये तो समझ आ गया था कि मिस्टर गोमेज वहां मौजूद हैं, लेकिन उसने उनकी फटकार के जवाब में कोई भी सफाई नहीं दी। उसकी खामोशी देखकर मिस्टर गोमेज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे ये कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कार्तिक, लेकिन तुम खुद अपने लिए अकेलापन चुन रहे हो। बाकी सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे और तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। अकेलापन शब्द सुनकर कार्तिक के दिल में एक ठेस सी महसूस हुई। उसने दर्द में करहाते हुए मिस्टर गोमेज से कहा, मैंने अकेलेपन को नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अकेलेपन ने मुझे चुन लिया है और अब तो मैंने मान लिया है कि यही मेरी किस्मत है और शायद आज जो मेरी हालत है वो भी इसी वजह से है। कार्तिक की बात सुनकर मिस्टर गोमेज की आंखों का गुस्सा पिघल गया और उसकी जगह थोड़ी नरमी दिखाई देने लगी। उसके बाद उन्होंने जो कहा इसकी उम्मीद कार्तिक को बिल्कुल भी नहीं थी। मिस्टर गोमेज बोले, तुम्हें देखकर मुझे अपना अतीत याद आता है। कार्तिक बहुत दर्द में था, लेकिन मिस्टर गोमेज की बात सुनकर वो हैरान हो गया और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसके बाद उसने मिस्टर गोमेज से सवाल किया, क्या मतलब है आपका? क्या आप भी पहले स्टैंड बाय पोजीशन पर थे और फिर यहीं कैद होकर रह गए? कार्तिक का सवाल सुनकर मिस्टर गोमेज को एहसास हुआ कि उन्होंने जो कहा शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था, और अब बात को पलटने के लिए उन्होंने कार्तिक की बात को सिरे से नकार दिया और बोले, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन उनके इतना कहने के बावजूद भी कार्तिक समझ गया था कि कोई तो जरूर ऐसी बात थी जो मिस्टर गोमेज उससे छुपा रहे थे। अब कार्तिक क्यूरियस हो चुका था और अब उसे वो बात जाननी ही थी। उसने मिस्टर गोमेज से दोबारा पूछा, देखिए, मैं जानता हूँ कि जरूर कोई बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन अब जब आपने बात छेड़ ही दी है तो प्लीज मुझे पूरी बात बताइए। कार्तिक के दोबारा पूछने पर मिस्टर गोमेज ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने अतीत के उस किस्से के बारे में बताते हुए बोले, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और एक बार जब हम कहीं जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई, लेकिन वो लड़की सही सलामत बच गई। इतना कहते हुए मिस्टर गोमेज की आंखों में हल्की नमी आ गई। उनकी आंखों में देखकर ये साफ पता लगाया जा सकता था कि उनके अतीत का वो पन्ना उनकी आंखों के सामने एक बार फिर दिखाई दे रहा था।